हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पर से आपको मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो की शानदार सफलता की कहानी डीआरडीओ क्यों नहीं दोहरा सकता। हमेशा इसरो ही सक्सेसफुल क्यों रहता है, डीआरडीओ इतने सारे फेलियर्स या फिर डीआरडीओ पर यह दाग क्यों लगते हैं कि वो इसरो की तरह परफॉर्म नहीं कर पाता। दोनों सरकारी कंपनीज ही हैं, तो क्या है रीजन। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि डीआरडीओ को चेंज करने की जरूरत है, तो हकीकत क्या है उसको आज हम समझने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो डीआरडीओ को यूएसए की डापरा के साथ भी कंपेयर करते हैं, तो ये कंपैरिजन भी गलत क्यों है वो भी हम समझने का प्रयास आज करने वाले हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है ये आपके जनरल स्टडीज के पेपर के साथ जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी और स्पेस सेक्टर। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आंसर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, राइट। मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, मेंस एग्जामिनेशन को अगर आपको क्रैक करना है, तो आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप करनी ही पड़ेगी। एक बहुत अच्छा मौका भी है। स्टडी ग्लोज ने आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया है। फ्लैट 50% ऑफ प्लस एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिल रहा है। इस कोड का इस्तेमाल कीजिए एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस आंसर राइटिंग कोर्स। अब डियर फ्रेंड्स, इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 हाल ही में लॉन्च किया गया, कुछ समय पहले 14 जुलाई को लॉन्च किया, लेकिन चंद्रयान 3 का फाइनल सक्सेस जो है वो अभी हम कुछ दिनों पहले ही हमने और पूरी दुनिया ने इसको एंजॉय किया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को छोड़कर बाकी लगभग सारी दुनिया, चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दे तो हर कोई जो है वो इस चंद्रयान 3 से काफ़ी खुश है, इसके सक्सेस से काफ़ी खुश है। और इसी मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसरो के बहुत सारे साइंटिस्ट और इसरो एज एन ऑर्गेनाइजेशन की भी काफ़ी सारी प्रशंसा की। कहा कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो इसरो ने अचीव की है, भारत ने अचीव की है। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा कि जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, उसी समय पर डीआरडीओ के लिए एक 9 मेंबर की कमिटी की स्थापना की गई, एस्टैब्लिश की गई। और ये कमेटी जो है इसका मेन काम क्या है पता है? इसका काम ये है कि डीआरडीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था जो है डीआरडीओ, तो इसके पूरे स्ट्रक्चर को रिव्यू करना और डीआरडीओ का जो रोल है, उसका जो मेन काम है उसका रिव्यू करना, और उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट तैयार करके सरकार को प्रेजेंट करना। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 9 मेंबर की कमेटी की क्या जरूरत है, क्योंकि एक बात बन चुकी है या फिर एक इमेज क्रिएट हो चुकी है डीआरडीओ की कि डीआरडीओ जो है ये इनएफिशिएंट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं डीआरडीओ के वो डिले होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल तेजस फाइटर जेट वाला प्रोजेक्ट, फिर डीआरडीओ की इतनी कोई खास जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और डीआरडीओ की इनएफिशिएंसी की वजह से हमारी जो मिलिट्री है उसका विकास जो है वो नहीं हो रहा है। मिलिट्री की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ डीआरडीओ। इस प्रकार के इल्ज़ाम कह सकते हैं, इस प्रकार की एक इमेज जो है वो डीआरडीओ की क्रिएट हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के समय में हमें करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ आत्मनिर्भरता, और वो भी डिफेंस सेक्टर में। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है? क्योंकि कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश अगर अपने आर्म्स एंड इम्यूनिशंस या फिर अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटीज को इंपोर्ट करता रहता है, तो जिन देशों से वो इंपोर्ट करता है, राइट, उसका एक पावर आपके देश पर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, रशिया कितना भी गलत क्यों ना हो, इंडिया उसका उतना खुलकर विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक लंबे समय से हम रशिया से डिफेंस के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मंगवाते रहे हैं, तो वो क्लियरली विजिबल हैं। जियोपॉलिटिक्स को अगर आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, करंट जियोपॉलिटिक्स को, तो पता चलता है कि भारत जो है वो रशिया के साथ अपने रिलेशंस इतने जल्दी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हम उन पर बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें हमने उनकी मंगवाई हैं, आज भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उनके यूज़ कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पर एक हद तक कह सकते हैं डिपेंडेंट हैं। तो भारत का एक टारगेट है कि हम एक्सपोर्टर बने। ये दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस के प्रोडक्ट्स के इंपोर्टर का जो टैग भारत पर लगा है वो हटाने की एक लंबे समय से कोशिश की जा रही है। अभी तो बहुत एग्रेसिवली इसकी कोशिश की जा रही है।
तो इसका इसका इल्ज़ाम जो है वो भी डीआरडीओ पर लगाया जाता है कि ये स्टेटस, ये टैग नहीं जा रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि डीआरडीओ फटाफट प्रोडक्ट्स को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो ये डीआरडीओ वर्सेस इसरो की जो कंपैरिजन है वो इस दिशा में जनरली हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो डीआरडीओ को डेप्रा डेप्रा यानी कि डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ये यूएसए की डिफेंस एजेंसी है। जैसे हमारे देश की डीआरडीओ है, उसी प्रकार की यूएसए की डेप्रा है। अब जो लोग डीआरडीओ और डेप्रा को कंपेयर करते हैं, मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं उनकी इस विषय को लेकर अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा डीप नहीं है। उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी लेकिन जितनी डेप्थ चाहिए वो डेप्थ नहीं है। द रीजन इज डेप्रा और डीआरडीओ दोनों अलग वातावरण में ऑपरेट करते हैं। यूएसए में डिफेंस के प्रोडक्ट्स और डिफेंस की इंडस्ट्री जिस प्रकार से डेवलप्ड है, क्या उतनी ही डेवलप्ड इंडस्ट्री हमारे देश भारत में है? द आंसर इज नो। लेकिन इसकी गहराई में हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे। अब अगर आप डीआरडीओ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सोच रहे हैं कि आप इसको रीस्ट्रक्चर कर देंगे, या फिर इसका रीस्ट्रक्चर का मतलब है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एक कंपनी जो है उसको अगर आप पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चर करते हैं तो फिर उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, तो दिस विल नॉट हैपन विथ डीआरडीओ। द रीजन इज, दो चीजों पर जब तक फोकस नहीं किया जाएगा, ये दो चीजें जब तक इंप्रूव नहीं की जाएगी, एक तो है डिफेंस प्लानिंग, जिस प्रकार से हम डिफेंस के प्रोडक्ट्स का प्लान बनाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आत्मनिर्भरता, इंडिजनाइजेशन जो है, तो उसके लिए जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, ये दो चीजों में जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक डीआरडीओ में कितने भी अच्छे लोग क्यों ना काम कर रहे हो, डीआरडीओ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब डीआरडीओ और इसरो का कंपैरिजन हम देख लेते हैं कि दोनों कितने अलग एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो का मेन लक्ष्य जो है वो यही है कि हमारे देश के विकास के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। स्पेस टेक फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ये दुनिया के उद्धार के लिए नहीं है, दुनिया को प्रोडक्ट्स बेचने के लिए या फिर दुनिया के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसरो की स्थापना नहीं हुई थी। इसरो की स्थापना इसलिए हुई थी कि हम हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए ऐसी कोई स्पेस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें जिससे हमारे देश के लोगों का भला हो। सिंपल इज दैट, राइट। अब बाय प्रोडक्ट के तौर पर अगर दूसरे देशों की भी मदद हो रही है और उससे थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं तो इसमें कोई गलत चीज बिल्कुल नहीं है। तो ये लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसरो ने लॉन्च व्हीकल्स को क्रिएट किया, राइट, पीएसएलवी, जीएसएलवी, राइट, इस प्रकार के। अभी एक पीएसएलवी और जीएसएलवी बड़ा है, पीएसएलवी जो है वो छोटा है, और उससे भी एक मिनी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी इसरो ने क्रिएट किया है। तो ये सारी अपडेट्स आपको पता होनी चाहिए। तो इसरो ने व्हीकल्स लॉन्च किए, लॉन्च व्हीकल्स क्रिएट किए, सैटेलाइट्स बनाए और नेविगेशन सिस्टम्स जो हैं वो भी क्रिएट किए। आपके लिए प्रश्न है, भारत की खुद की जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? बताइए कमेंट सेक्शन में, राइट। जैसे यूएसए का जीपीएस है, रशिया का जो खुद का जीपीएस है उसका नाम क्या है वो बताइए। ये आपके लिए एक आंसर क्वेश्चन है। क्या चाइना के पास कोई अपनी खुद की जीपीएस सिस्टम है? अगर है तो उसका नाम क्या है? थोड़ी रिसर्च कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, गूगल कीजिए, और जब ये प्रोसेस करेंगे ना, ये जो प्रश्न मैंने आपको पूछे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। यहाँ पर ए और बी दिया जाएगा, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन या फिर देश के नाम दिए जाएंगे, इंडिया, यूएसए, रशिया, और यहाँ पर यूएसए का जीपीएस, राइट। तो इस प्रकार से फिर आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। तो उस समय पर थोड़ी मेहनत की होगी, थोड़ी रिसर्च की होगी, और टाइपिंग करके अगर आपने आंसर कमेंट सेक्शन में दिए तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। दिस इज द मेन रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसरो ने ये सारी चीज़ें जो है वो नेशनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप की, और अब दुनिया में एक बहुत बड़ी ब्रांड जो है वो इसरो बन चुका है। इसरो जिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिस एनवायरमेंट में काम करता है, ये जो पूरी इंडस्ट्री है, या फिर मैं कह सकता हूं जो एक बहुत ही फेमस शब्द है इसको ही यूज करते हैं, स्पेस सेक्टर। सिंपल एग्जांपल दूंगा, बाकी का आप थोड़ा समझ लीजिएगा, राइट। नासा और इसरो की बात करें तो बहुत सारी चीजें जो इसरो लॉन्च करता है, इसरो का जो भी फायदा होता है, इसरो जो भी सीखता है, तो नासा के साथ भी वो शेयर करता है, यूरोप की जो एजेंसी है उनके साथ भी वो शेयर किया जाता है, जापान की एजेंसी के साथ भी शेयर किया जाता है, राइट, इजंट इट? अभी
यह तय किया गया है कि भारत और जापान, ये चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद यह तय हुआ है कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है और इसरो जो है वो मिलकर मून में एक और मिशन करने वाले हैं, फिर वीनस का एक मिशन जो है वो भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है स्पेस सेक्टर जहां पर अलग अलग देशों की जो ये एजेंसीज हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, एक ब्रिज है इनके बीच में। सारी चीजें नहीं लेकिन बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ हैप्पीली शेयर करते हैं, राइट। हमारे जो गगनयान मिशन में जाने वाले जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम नासा से भी सीखेंगे और सीख रहे हैं। तो इसरो ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जहां पर ये इंडस्ट्री में जो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और जनरली स्पीकिंग कंपेयर टू डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर जो है वो स्टेबल हैं। अब इसरो की बात, डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ जो है इसका फॉर्मेशन हुआ 1958 में और 50 जितनी लैब्स जो हैं वो इसरो हमारे देश में ऑपरेट करता है। डीआरडीओ जो है उसका मेन मिशन ये है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट आर्म्ड फोर्सेस, आत्मनिर्भरता डिफेंस टेक्नोलॉजी में, और दूसरी चीज है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी कैपेसिटीज को और ज्यादा बढ़ाना, ये डीआरडीओ का मेन लक्ष्य है। अब डीआरडीओ जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, राइट, इसमें वेपन्स जो हैं वो अलग अलग देश अलग अलग वेपन्स क्रिएट करते हैं। किसी ने 4th जनरेशन फाइटर जेट बनाया तो किसी ने 5th जनरेशन बना लिया, अब कोई 6th जनरेशन पर काम कर रहा है या फिर 5.5 पर काम कर रहा है। और ये सारी चीज़ें क्या वो आसानी से हमारे साथ शेयर करेंगे? नहीं। हमने देखा ना अभी कुछ दिनों पहले ही ये बड़ी बड़ी जो डील्स हुई, तो ड्रोन शेयर करने की जो डील है, एक लंबे समय तक ड्रोन जो है वो यूएसए हमारे साथ शेयर नहीं करता था, अब धीरे धीरे शेयर करने लगा है, राइट। जेट इंजन बनाना कोई ऐसे बच्चों का खेल नहीं है। सिर्फ आप पकड़ लीजिए 3-4 देश ही ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। रशिया के पास है, यूएसए के पास है, जहाँ तक मेरी समझ है यूके के पास है और फ्रांस के पास है, राइट। चाइना ने जो बनाया है वो रशिया की जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने जेट इंजन बनाया है। तो अब इंडिया के साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, तो इंडिया जो है यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, तो एक नया सूर्योदय होगा जेट इंजन बनाने में। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए इसरो में चीज़ों का आदान प्रदान या फिर स्पेस सेक्टर में कितना ईजी है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में ये अलग अलग देश जो है वो एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजीज इतनी जल्दी शेयर नहीं करते हैं। तो डीआरडीओ जिस एनवायरनमेंट में काम करता है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही चैलेंजिंग है, और जनरली प्रोडक्ट्स की डिमांड जो होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। फ्यूचरिस्टिक के साथ साथ करंट जो प्रोडक्ट्स चाहिए, करंट जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो भी बनानी है, फ्यूचर के भी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, राइट। और इसी के साथ साथ ग्लोबल कंपटीशन को भी फेस करना है। आप अगर अभी 2nd जनरेशन फाइटर जेट के इंजन बनाएंगे तो वो कोई इतने काम के नहीं रहेंगे, तो आपको हमेशा 5th जनरेशन या फिर 4th जनरेशन यहाँ से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में डीआरडीओ ऑपरेट करता है, राइट। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पर क्या है कि जो फ्यूचर की जो बैटल फील्ड्स हैं उसमें किस किस प्रकार की चीज़ें हमें चाहिए उसकी क्लियर डेफिनेशन हमने क्रिएट नहीं की है। और अच्छे फंक्शन के लिए हमें आने वाले 10-15 साल का एक प्रॉपर प्लान जो है वो बनाने की ज़रूरत है। याद कीजिए मैं स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया ना कि ये 2 चीज़ें जो जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक डीआरडीओ का परफॉर्मेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। तो हमें हमारी स्ट्रेटजी और डॉक्ट्रिन में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें आज चाहिए, इमीडिएटली कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, नियर टर्म में क्या चाहिए और फ्यूचर में क्या क्या चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमें क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। अगर इमीडिएटली कोई चीज़ें चाहिए तो अभी जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनको कैसे इंप्रूव करके इमीडिएटली आर्म्ड फोर्सेस को दिया जा सकता है वो करना पड़ेगा। नियर टर्म में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, नॉट प्रोडक्ट्स, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उससे हम आने वाले लेट्स से 5 से 10 साल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो क्रिएट कर सकते हैं। और फ्यूचर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए डीआरडीओ और दूसरी हमारे देश की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आ गए, तो इनको मिलकर काम करना पड़ेगा। और फ्यूचर के किस किस प्रकार के वेपन्स हो सकते हैं ये सारी चीज़ों पर एक अच्छी क्लैरिटी आज से डेवलप करनी पड़ेगी। रियलिटी ये है कि सर्विस और डीआरडीओ मस्ट आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ 10 to 15 ईयर्स, जैसे हमने अभी देखा, राइट। ये 3 कैटेगरीज में चीज़ों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के सिस्टम्स थी वो हमने डिसकंटिन्यू कर दी। अभी एक इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान जो है आने वाले 10 सालों का वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो यू कैन सी क्लियरली एक क्लैरिटी नहीं है। और क्लियर प्लानिंग के बिना डीआरडीओ के साथ ऐसी सिचुएशन होती है
कि जो भी चीज़ें हैं वो एड होक चाहिए, अभी के अभी चाहिए, राइट। एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो पूरी अभी की अभी इमीडिएट एड होक हो जाती है। तो डीआरडीओ पर अननेसेसरी बहुत सारा प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। दूसरी चीज़, हमारे देश में डीआरडीओ, चलो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, क्या हमारे देश में दूसरी ऐसी लैब्स हैं इंडस्ट्री में, आर्म्स इंडस्ट्री में, क्या आरएनडी के उतने अच्छे सेंटर्स हैं? द आंसर इज नो। यूएसए में उनकी जो डेप्रा है उसके साथ साथ वहाँ की आर्म इंडस्ट्री जो है उसमें आरएनडी बहुत होती है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, और एकेडमिक्स, राइट, वहाँ की डिफेंस कॉलेजेस और वहाँ की जो दूसरी कॉलेजेस हैं उसमें साइंस की कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे डिफेंस के प्रोडक्ट्स को लेकर रिसर्च जो है वो होती रहती है। हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है। तो डेप्रा के साथ जो कंपैरिजन है ना, दैट इज़ नॉट राइट। डेप्रा का फोकस जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर है। देखिए डीआरडीओ का फोकस क्या था और डेप्रा का क्या है। डेप्रा जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और ब्रेक थ्रूज पर ही फोकस करता है। जो नए इनोवेशंस होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, उन पर फोकस करना है। डेप्रा का स्टाफ है अराउंड 200 और शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है। प्रोजेक्ट खत्म हुआ और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो नए नए लोग जो हैं वो आते रहते हैं। 200 जितने लोग हैं, सबसे क्रिएटिव, सबसे इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है अलग अलग सेक्टर में से, प्राइवेट में से, गवर्नमेंट में से, एकेडमिक्स में से। और डेप्रा के साथ काम करता है एक बहुत बड़ा नेटवर्क लैब्स और इंस्टीट्यूशंस का। हमारे यहाँ पर ये एक्सटर्नल आरएनडी इकोसिस्टम नहीं है, और इसी के साथ साथ यूएसए जो है वो डिफेंस प्रोडक्ट्स को जनरस फंडिंग प्रोवाइड करता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो दिए जाते हैं डेप्रा को। हमारे यहाँ पर पैसे जो हैं वो एक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है डीआरडीओ को भी, कि भाई हमें पैसे दीजिए तो हम हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको आगे बढ़ाएं। तो फंडिंग जो है वो जनरस होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें एक बार और रिपीट कर दे कि प्लानिंग जो है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको डिफाइन करना, आरएनडी के इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा रोबस्ट बनाना, प्राइवेट इंडस्ट्री और एकेडमिक्स को ऑन बोर्ड लाना और इसके साथ डीआरडीओ को जोड़ना, तो एक प्रकार का ये गोल्डन ट्रायंगल बनाना। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक डीआरडीओ का परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग कभी नहीं होगा, तब तक डीआरडीओ पर इल्ज़ाम लगते रहेंगे। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। यू आर वाचिंग स्टडी ग्लोस। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन मोर टाइम, ये जो डिस्काउंट चल रहा है, ये डिस्काउंट कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, और आंसर राइटिंग आज नहीं तो कल आपको करना ही है। तो आज से ही इसकी एक शुरुआत कर दीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो हैं वो ज़बरदस्त हो जाएगी, लेकिन उसकी शुरुआत आपको आज से करनी पड़ेगी। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।